नमस्कार, मैं राकेश कुमार। जीएसएन जीके वर्ल्ड में आपका आज फिर से स्वागत है और मैं समसामयिकी करंट अफेयर्स के 5वें भाग के साथ आपके सामने हूं। और आज जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वह जो है नोबेल प्राइज़ 2019, यानी 2019 में जो नोबेल प्राइजेस मिले हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नोबेल प्राइज़ क्यों और किन किन क्षेत्रों में मिलता है, किस तारीख को मिलता है और कौन देता है। हम इसकी चर्चा करेंगे और क्रमशः एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानें कि जो नोबेल प्राइज़ 2019 की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 19 से लेकर के अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। 2020 के शुरुआती काल में ही कोरोना का कहर आ गया था, इससे अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ। तो 2019 का नोबेल प्राइज़ भी इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है 2020 और 21 की परीक्षाओं के लिए। खास करके बिहार या यूपी के जो सवाल होते हैं, जो कुछ चौंकाने वाले सवाल होते हैं, वे पीछे के सालों से होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मान करके इसका अध्ययन कीजिए। अब इसमें जो है नोबेल प्राइज़ 1901 से शुरू हुआ और अल्फ्रेड नोबल, जिनके बारे में आप जानते होंगे, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्हें लगा था कि हमने दुनिया को एक विध्वंसक चीज़ दिया है। तो उस जो नोबेल प्राइज़ 2019 की हम चर्चा करते हैं, यह जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा शुरू किया गया। तो उन्हीं के याद में पुण्यतिथि पर जो है नोबेल फाउंडेशन एक बना था, जो कि प्रत्येक वर्ष उनके पुण्यतिथि पर यानी डेथ एनिवर्सरी पर 10 दिसंबर को प्रदान करता है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि किन किन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इन्हीं 5 क्षेत्रों में पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यानी भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 से पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, जिस तरह भारत में आरबीआई है ना, उसी तरह स्वीडन में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है स्वेरिजेस रिक्सबैंक, उसी ने 1968 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत की। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और पीस, शांति, इसके अलावा 1968 से अर्थशास्त्र यानी कुल मिलाकर के 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब सबसे पहले हम भौतिकी के क्षेत्र में 2019 में जो पुरस्कार मिले हम उसकी चर्चा करते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को पुरस्कार मिला। जेम्स पीबल्स याद रखिएगा। दूसरा मिशेल मेयर, यहां मेयर याद रखने की बात है। और तीसरा डिडियर क्यूलोज यहां क्यूलोज याद रखिएगा, है ना। यानी आपको पीबल्स, मेयर और क्यूलोज को यह पुरस्कार मिला, जिसमें 50% राशि जो है जेम्स पीबल्स को दी गई और इस 50% की राशि में मेयर और क्यूलोज को प्रदान किया गया। अब हम जाने कि पीबल्स के कार्य क्या थे और कहां से हैं पीबल्स। पूछ देता है कई बार कि जो 2019 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला उसमें पीबल्स किस देश के थे, तो आपको यूएसए बताना होगा। कनाडाई मुल्क के हैं, कनाडा के रहने वाले वहां के ओरिजिनेटेड हैं, लेकिन यूएस में नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली है। इनके कार्य क्या थे? भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान फिजिकल कॉस्मोलॉजी में सैद्धांतिक अन्वेषण इन्होंने की थी। इसका असर हुआ कि ब्रह्मांड में पृथ्वी की स्थिति और ब्रह्मांड की नई समझ विकसित करने में जो है यह सिद्धांत जो उनके द्वारा खोज की गई जो अन्वेषण है वह काम आया। अगर हम मेयर और क्यूलोज के कार्यों के जाने, सबसे पहले जाने कि ये दोनों स्वीडन के रहने वाले हैं और इनके कार्यों को जाने तो इन्होंने एक एक्सो प्लैनेट की खोज की, बहिर्ग्रह की खोज की, यानी सोलर सिस्टम से बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की जो कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है। इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। और इन्होंने 1995 में ही इसकी खोज की थी। एंड दिस एक्सो प्लैनेट इज आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जैसे आपको पता होगा कि अभी कितने हैं, 8 प्लैनेट हैं। तो एक यह सोलर सिस्टम के प्लैनेट, लेकिन सोलर सिस्टम से बाहर एक प्लैनेट की इन्होंने 1995 में ही खोज की थी, जो कि उसी तरह सूर्य का चक्कर लगा रहा है। नोबेल पुरस्कार जो रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है
वह इस बार 3 वैज्ञानिकों को जॉन बी गुडेनफ को याद रखिएगा, गुडेनफ को याद रखिएगा, एम स्टैनली बिटिंघम शब्द को याद रखिए, और तीसरा है अकीरा योशिनो। इसमें आप कोई भी नाम, दोनों में से दोनों वर्ड है नाम का, उसमें से कोई भी याद रखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो इसमें 3 वैज्ञानिकों को गुडेनफ, विटिंघम और योशिनो, अकीरा योशिनो, अगर इसको पूरा भी याद रखें तो ज़्यादा आसान होगा। इनका योगदान क्या था? इनका योगदान है जो आप मोबाइल में, लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी जो आप देखते हैं वह इन्हीं के तीनों के संयुक्त अन्वेषण या संयुक्त रिसर्च का, जो ज्वाइंट रिसर्च है उसी का परिणाम है। और आपने देखा कि जिंदगी को कितना आसान बना दिया मोबाइल और लैपटॉप। मेडिसिन साइंसेस के क्षेत्र में जो मिले वो 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से मिले। जो पहले वैज्ञानिक हैं अगर उनका नाम ले तो विलियम जूनियर, आप जूनियर याद रखिएगा, जूनियर आपको याद है क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत प्रेशर होता है। तो पता चला 6 जो नोबेल के क्षेत्र हैं जहाँ की नोबेल पुरस्कार मिलता है, उसमें सारे नाम्स में आपको, नेम्स में जो है कन्फ्यूजन हो जाएगा, नामों में कन्फ्यूजन होगी। उसी स्थिति में शॉर्ट नेम्स जो आपके जहन में बिल्कुल बैठ जाए। जूनियर, मेडिसिन में जूनियर, रैटक्लिफ और सेमेंजा, यही तीनों को याद रखना है। अगर इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बना दें तो JRS, जूनियर, रैटक्लिफ एंड सेमेंजा, these are the 3 names that has got the Nobel Prize in Medicine Sciences of 2019। अब इनके बारे में जाने कि जूनियर USA के हैं, सेमेंजा भी USA के हैं, और रैटक्लिफ जो हैं वह आपको UK के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। अब इनके कार्य क्या रहे जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो जो आप इस बार कोरोना में आपने देखा होगा कि इलाज के दौरान ऑक्सीजन लेवल की बात खूब की जा रही थी कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल घट गया तो कोलैप्सिंग हो रही थी। तो उस स्थिति में आप ऑक्सीजन लेवल कैसे काम करता है, ऑक्सीजन लेवल की क्या प्रतिक्रिया सेल्स में होती है, बॉडी में होती है, उसकी खोज इन्होंने की। यानी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और कोशिकाएं यानी सेल्स जो है कैसे उसको एडाप्ट करता है इस ऑक्सीजन लेवल से के उतार चढ़ाव को, इसकी खोज उन्होंने की है। अब इसका जो मैकेनिज्म है, जो एटॉमिक मशीनरी है, इसी खोज के लिए इन्हें दिया गया यह पुरस्कार, है ना, क्योंकि बॉडी क्या है, एटॉमिक मशीनरी पे काम करता है। तो अब चेंज ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स इन सेल्स, जीन्स में कैसे चेंजेज होते हैं, उसकी एक्टिविटीज कैसे चेंज होते हैं। इफ ऑक्सीजन लेवल चेंजेज इन सेल्स और आवर बॉडी, देन एक्टिविटी ऑफ जीन्स ऑलवेज change as according to the oxygen level. So that mechanism, that the atomic mechanism of the body was recognized by these 3 scientists. This is William Jr., Peter Radcliffe and Greg Semenza. Due to their contribution, Medicine Science Nobel Prize 2019 is awarded to these 3 scientists. अब इसमें फायदा क्या होगा जो ह्यूमन बॉडी में, ये तो साइंस की बात हो गई, और इससे जो फायदा होना है वह है कि कैंसर, एनीमिया समेत जो तमाम रोग हैं उसके इलाज की जो न्यू स्ट्रेटजी बनेगी उसमें इनका यह रिसर्च जो है काफ़ी कंट्रीब्यूटरी होगा। तो इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। समझ। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 में उसकी घोषणा नहीं हो पाई थी, नहीं दिया जा सका था, जिसकी घोषणा 2019 में हुई, और 2019 यानी दोनों पुरस्कार एक साथ 2019 में दिए गए। हम दोनों को अलग अलग देखते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2018 का, याद रखिए 2018 का, ओल्गा टोकार्कजुक, टोकार्कजुक याद रखना है, पोलैंड की लेखिका हैं। और इनका योगदान क्या रहा आपको पता होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर बुक को जो है के लिए किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिलता, बल्कि उसके योगदान, जो उसके लाइफ टाइम में जो साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो उसके योगदान रहे, कंट्रीब्यूशंस रहे, उसके लिए मिलता है। तो हम उसके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। ओल्गा टोकार्कजुक के, जो पोलैंड की लेखिका हैं, इन्होंने अत्यधिक जुनून के साथ जीवन के स्वरूप की तरह, जो जीवन का स्वरूप है उसी तरह सीमाओं को लांघने वाली, जीवन में आप कई सीमाओं को लांघ देते हैं, कई जो है वर्जनाएं टूट जाती हैं, उस सीमाओं को लांघने वाली जो कथात्मक परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, स्टोरी वाली,
उसको उन्होंने अपने साहित्य में समावेशित किया, इसके लिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया। इनके बारे में थोड़ी और जानकारी आपको दे दें कि इनकी एक बुक है फ्लाइट्स को 2018 का मान बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। तो आपसे यह पूछा जा सकता है ना, क्योंकि 2018 का मान बुकर पुरस्कार किसे मिला, तो ओल्गा टोकार्कजुक को मिला, की पुस्तक जो है फ्लाइट्स को मिला था। और नोबेल पुरस्कार इन्हें अत्यधिक जुनून के साथ जो मानवीय वर्जनाएं हैं, जो सीमाएं हैं, उसको लांघ करके और उसको जो कथात्मक रूप से अपने साहित्य में जो जगह दिया, उसके लिए 2018 का इन्हें पुरस्कार मिला। अब हम 2019 के साहित्य के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की चर्चा कर लें। यह पीटर हैंडके को मिला, ऑस्ट्रिया के लेखक हैं, पीछे वाले पोलैंड के हैं ओल्गा टोकार्कजुक। और यह जो 2019 वाला जो लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, ऑस्ट्रिया के लेखक है, ऑस्ट्रिया। इनका कार्य क्या है, मानवीय अनुभव की परिधि और विशिष्टता के अनुभव को भाषाई सरलता के साथ साहित्य में जगह दिया इन्होंने। यानी जो मानवीय अनुभव है उस परिधि को और उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो स्पेशलिटीज है, उसको इन्होंने साहित्य में जगह दिया और इसीलिए इन्हें 2019 के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो कार्य को आप समझ लीजिए, कार्य ऐसे इन जनरल कार्य पूछता नहीं है, लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम में कथन कारण वाले सवाल में आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा कथन सही, इनके बारे में विचार कीजिए, तो वहां पे आ जाता, आपको जानना भी चाहिए। इनका योगदान क्या रहा, मानवीय अनुभव की परिधि और विशिष्टता के अनुभव को भाषाई सरलता के साथ, वेरी सिंपल लैंग्वेज में इन्होंने स्थान दिया अपने लिटरेचर में। पीटर हैंड। इस बार शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, यानी नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2019 का, वह इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली साहब को दिया गया। यह इथोपिया के प्रधानमंत्री, जैसा आपको पता होगा कि अफ्रीकी नेशंस में इथोपिया और इरिट्रिया बिल्कुल पड़ोसी देश हैं और उनके बीच सैकड़ों सालों से सीमा विवाद चला रहा था। जो सीमा विवाद है उसके चलते उस क्षेत्र में अशांति थी और उस अशांति को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के पहल के तहत इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने समाधान किया। यानी इरिट्रिया के साथ जो उनका सीमा विवाद था, इरिट्रिया के साथ किसका सीमा विवाद था, इथोपिया का, इस दोनों सीमा विवाद को उन्होंने जो है सॉल्व किया, सुलझाया और अपने क्षेत्र में अस्थायी शांति कायम करने की पहल की। आपसे अब यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि अभी कौन से दो देशों के बीच सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझा लिया गया, जिसके चलते वहां के प्रधानमंत्री को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, 2019 के नोबेल पुरस्कार से। तो आपको दोनों देश को भी याद रखना है, इरिट्रिया और यह जो है इथोपिया, दोनों देश को याद रखना है। और इथोपिया के प्रधानमंत्री ने सकारात्मक पहल करके चूंकि सीमा विवाद को सुलझाया है, इसलिए इन्हें इस साल का 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपको थोड़ी जानकारी और दे दें, यह जो नोबेल का शांति पुरस्कार होता है, जो नोबेल शांति पुरस्कार होता है, वह द नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा दिया जाता है। अभी तक आपने देखा कि जितने भी यह पुरस्कार हैं शांति को छोड़ करके सब स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता था, यानी स्वीडन देश द्वारा दिया जाता था। लेकिन पीस का जो है नोबेल पीस प्राइज जिसको कहते हैं, वह नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। छठा जो कि 1968 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई थी, वह पुरस्कार की चर्चा हम 2019 में किसको मिला और किस लिए मिला, क्या योगदान रहा, हम उसकी चर्चा करेंगे। इसको आप स्पष्ट रूप से देखिए, क्योंकि यह सवाल इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें अभिजीत बनर्जी साहब जो भारत के हैं और अमेरिका में प्रोफेसर हैं MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और उनकी पत्नी है आपको एस्थर डफलो, दोनों को, पति पत्नी दोनों को मिला। और इसी में एक तीसरे हैं माइकल क्रेमर, यानी तीनों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हम इनके बारे में जान लें, इनके योगदान कंट्रीब्यूशंस क्या है। तो वैश्विक गरीबी उन्मूलन में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसके लिए इनको दिया गया है। यानी जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे आपने देखा हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की जो संकल्पना है, इसमें गरीबी भी एक, गरीबी उन्मूलन एक उसका घटक है। तो उसमें जो प्रैक्टिकल अप्रोच देने का काम, इकोनॉमिक्स कैसे प्रैक्टिकली जो है उसके उन्मूलन में, इरेडिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, इन्हीं तीनों के शोध पर वह जो है
आधारित है या उसे एक नया नज़रिया मिला है। यानी कहने का मतलब है कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एक नया स्वरूप इन्होंने दिया है। अब हम अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो पति पत्नी हैं और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी है दोनों मिल करके, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो मिल करके इन्होंने 2 किताबें लिखी है। पुअर इकोनॉमिक्स, इसको गोल्डमैन सैक्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है, यानी यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और इन्होंने दोनों ने मिलकर के एक और किताब लिखा है, गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स। अब इसके अलावे मैं अभिजीत बनर्जी साहब के बारे में बता दूं कि न सिर्फ भारतीय मूल के तो हैं ही, है ना, इकोनॉमिक्स में इन्होंने नोबेल पुरस्कार 2019 का मिला, पति पत्नी दोनों को मिला। यह फ्रांसीसी मूल की हैं, फ्रांसीसी मूल की अमेरिकी है इनकी पत्नी। इसके अलावे मैं इनके बारे में बहुत चर्चा था 2019 का, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी ने एक न्यूनतम आय योजना की घोषणा अपने मैनिफेस्टो में की थी। यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो न्यूनतम आय योजना की घोषणा की गई थी, जो बहुत चर्चा में उस समय आई थी कि मिनिमम इतना का आय जो है सभी को देंगे। आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद आएगा। तो यह जो योजना की बात हुई थी, न्यूनतम आय योजना, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था न्यूनतम आय योजना, यह अभिजीत बनर्जी साहब के दिमाग की ही उपज थी। यह अलग बात है कि इनके मैनिफेस्टो में इस प्लान का भारत के लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं मिला, यह अलग बात है। लेकिन न्यूनतम आय योजना की जो संकल्पना थी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, तो पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा जो इसमें एक एस्पेक्ट जुड़ता है वह एस्थर डफलो का यंगेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया। यानी 1968 से आज तक लगभग 50 साल का इतिहास है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल का, उसमें सबसे कम उम्र की अर्थशास्त्री हैं जिन्हें जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, दैट्स वाई दीज आर द कंट्रीब्यूशन इज प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स द इरेडिकेशन ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी। और यह जो है डेवलपमेंटल इकोनॉमी के स्वरूप को ही बदल दिया। इसमें काफ़ी रिसर्च अब हुए और इन्हीं तीनों के योगदान के फलस्वरूप, तो इस तरह से आपने 2019 के नोबेल पुरस्कारों की जो जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था उनके ऑल ऑफ द 6 जो फील्ड्स हैं, हम उसके नोबेल अवार्डी का हमने चर्चा किया और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कितना कैसे इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा का हम आगे 2020 के नोबेल पुरस्कारों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन अगली वीडियो में हम खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है भारत में, यानी खेल से संबंधित जितने भी करंट के टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे हम उसको भी लेंगे। और इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को न सिर्फ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपसे एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि मेरा जो वीडियो है वह बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ आपके जेहन में उतारने वाले हैं और आपको सफलता के बिल्कुल नज़दीक पहुंचाने वाले हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जब भी खाली समय मिले, जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो उनसे एक आग्रह कि जब भी समय मिले तो वीडियो को चला करके, खाते वक्त, सोने से पहले, जाग गए हों तब, ब्रश कर रहे हो, तो जब आप चला करके रख लेंगे स्मार्टफोन में मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो को, तो आपके जो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन है, जितने भी टॉपिक्स हैं, वह बिल्कुल खेल खेल में पढ़ाई की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, क्योंकि कोरोना का जो सेकेंड वेव है वह दिल्ली में महसूस किया जाने लगा है। तो आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल जम करके रम करके पढ़ाई कीजिए।